नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। क्या भारतीय नौसेना हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स V-22 ऑस्प्रे को लेगी? रूस ने भारत को पेश की प्लामा शिपबॉर्न एयर डिफेंस सिस्टम। पहली बार प्राइवेट कंपनियां डील कर रही हैं स्पेस लॉन्च व्हीकल्स के लिए। एक बार फिर चीन हिमालय की चोटियों पर कब्जा करने के लिए कर रहा है महाअभ्यास। अमेरिका पर ईरान से परमाणु समझौते को रद्द करने के लिए इजराइल ने डाला दबाव। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारत और चीन को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच अब 13वें दौर की बातचीत जल्दी शुरू होने वाली है और ये सैन्य कमांडर स्तर की होगी। ऐसे में जो विवादित पॉइंट हैं जिसमें कि हॉट स्प्रिंग को लेकर चर्चा की जा सकती है, इसके लिए भारत की ओर से जल्द ही चीनी सेना को न्योता भी भेजा जाएगा। हालांकि अभी तक पैंगोंग झील, गलवान घाटी और गोग्रा हाइट से चाइना की सेना पीछे जा चुकी है, लेकिन हॉट स्प्रिंग में अभी भी विवाद बना हुआ है। इसीलिए ये सैन्य चर्चा काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है जो 13वें दौर की होगी। हालांकि पिछले साल जब पूर्वी लद्दाख में चीन ने कई इलाकों में घुसपैठ की थी, लेकिन भारत ने तेजी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मूवमेंट को रोक दिया। सैनिकों को पीछे हटाने के बावजूद दोनों ओर से ऊंचाई वाले स्थानों पर 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं। इसकी वजह यह है कि भारतीय सेना को चीनी सेना के इरादों पर कतई भरोसा नहीं है और चीनी सेना की हर गतिविधि पर भारत करीबी से नजर भी रख रहा है। दोस्तों, चीन का भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये बात आप सब जानते हैं। और ऐसे में फिर चीन ने हिमालय की चोटियों पर कब्जा करने के लिए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन की सेना PLA ने तिब्बत में हिमालय की चोटियों पर कब्जा करने का बड़ा अभ्यास किया है। इस अभ्यास में चीन की सेना की 10 से ज्यादा लड़ाकू टुकड़ियों ने भाग लिया है। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी सेना के इस अभ्यास का मकसद भारत को चेतावनी देना था। इससे पहले भारत ने लद्दाख विवाद के दौरान चीनी सेना को चौंकाते हुए कैलाश रेंज की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। माना जा रहा है कि इसी का जवाब देने के लिए चीनी सेना ने तिब्बत की चोटियों पर फिर से कब्जा करने का अभ्यास किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि भारत से लगी सीमा को देखने वाले पश्चिमी थिएटर कमांड ने अपनी सेना के कई ब्रिगेड को इकट्ठा किया और उसे 2 टीमों में बांट दिया। एक का नाम PLA और दूसरे का नाम ब्लू आर्मी दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 दिन और 1 रात चले इस अभ्यास के दौरान PLA ने चोटियों पर तोपखाने से भारी गोलाबारी की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले भी किए। इस दौरान दुश्मन पर निगरानी की गई और जासूसी को भी अंजाम दिया गया। साथ ही चीन के 12 सदस्यीय दल ने 6100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाई की ताकि सही डेटा इकट्ठा किया जा सके। और इस दौरान ब्लू आर्मी का डेटा इकट्ठा करने के बाद उसे तत्काल कमांडर सेंटर भेजा गया। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ब्लू आर्मी जिसका जिक्र बार बार चाइना कर रहा है, यानी कि ब्लू आर्मी का मतलब उसका भारतीय सेना से था। अगली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। रूस की हथियार कंपनी रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा कि वे भारत के T-90S भीष्म MBT को अपग्रेड करने के लिए भारत के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय T-90S टैंकों के लिए कई आधुनिक प्रणालियों का प्रारंभिक परीक्षण किया गया है। भारत को दिए गए टैंकों पर स्थापित कई आधुनिक प्रणालियों का भी परीक्षण यहाँ पर किया गया है और हम अंतिम परीक्षण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बाद भारतीय टैंकों पर इस आधुनिकरण प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा कि वो T-90S टैंकों की आपूर्ति की जांच के लिए भी तैयार है, लेकिन अभी भारतीय पक्ष की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसके तहत भारत ने रशिया से कहा हो कि वो हमारे T-90S भीष्म को अपग्रेड करे। लेकिन ये पुष्टि रशिया की तरफ से आई है और ऑब्वियस सी बात है रशिया भारत को पिच भी करेगा, क्योंकि भारत को ऑलरेडी अपने टैंकों को अपग्रेड भी करना है। तो ऐसे में पहल चाहे रशिया करे या भारत करे, बात तो एक ही होनी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि रशिया से ही आ रही है। रूस ने भारत को प्लामा शिपबॉर्न एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश की है। रूस के हथियार निर्यातक रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा कि वे अपने प्लामा शिपबॉर्न ऑटोमेटेड एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम जो कि सोसना R सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ लैस है और ये भारतीय नौसेना को किसी भी तरीके के एंटी शिप मिसाइल, एंटी रडार मिसाइल, गाइडेड एरियल बॉम्ब्स, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से बचा सकती है। इसके अलावा ये छोटे डिस्प्लेसमेंट वाले वेसल्स और स्मॉल साइज सी और ग्राउंड टारगेट्स को भी खत्म कर सकते हैं। प्लामा 0.2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के बीच की दूरी पर हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, जबकि सैम 10 किलोमीटर की दूरी पर हवाई लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। प्लामा का गोला बारूद 1030 mm कारतूस और 8 रेडी यूज मिसाइल्स को इंटीग्रेटेड करता है और इसकी स्टेशन की प्रतिक्रिया का समय यानी कि रिएक्शन टाइम है 3 से 5 सेकंड का। प्लामा के एक लड़ाकू मॉड्यूल का वजन करीबन 6900 किलोग्राम है और इसे छोटे सतह के जहाजों पर लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारत ने जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल 4 LPDs यानी कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरीके के LPDs के लिए हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को चाहिए होंगे।
जो कि डेक एंड ब्लेड फोल्डेड कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित होने चाहिए ताकि इन्हें एलपीडी में पार्क किया जा सके और इनका वजन 40 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। इंडियन नेवी ने 2013 में टेक्निकल ब्रीफिंग मांगी थी अमेरिका से V-22 ऑस्प्रे के लिए और भारतीय नेवी V-22 ऑस्प्रे के प्रदर्शन से भी काफी प्रभावित थी क्योंकि इसका इस्तेमाल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म के तौर पर किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रूप्स को भारतीय द्वीपों में कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि बोइंग V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर्स को एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रहा है और उसने 2015 से ही भारतीय नौसेना के साथ संपर्क बनाना शुरू कर दिया। बोइंग ने बताया कि 2025 से भारतीय नौसेना इनका अधिग्रहण कर सकती है और इनका एस्टिमेटेड जो प्राइस होगा यानी कि कीमत होगी, यानी कि 8 V-22 ऑस्प्रे की जो कीमत होगी वो करीबन $2 बिलियन की होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में ईरान के साथ परमाणु समझौते पर रोक लगाने की बात कही जाएगी और इसके लिए दबाव डाला जाएगा। वैसे ही अमेरिका ऑलरेडी दबाव झेल रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर झेल रहा है जिस तरीके से वो तालिबान से गया है और ऐसी हालत वहां पर करके गया है। ऐसे में अब इजराइल ने भी मौका देख लिया है और ईरान के साथ जो परमाणु समझौता है या फिर ये जो परमाणु डील है उसको दोबारा से करने के लिए अब इजराइल के पास मौजूदा वक्त भी अच्छा है और हालात भी अच्छे हैं। हालांकि इजराइल ने कहा कि मुश्किल समय में वो अमेरिका के साथ खड़ा है। इजराइल का कहना है कि पहले से ही ईरान काफी यूरेनियम संवर्धन कर चुका है और आपको मालूम ही है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, इसलिए इजराइल कतई भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान के पास जाए। अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्पेस लॉन्च व्हीकल्स को लेकर आ रही है। पीएसएलवी का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए कोशिश में जुटी एंटिटीज में अडानी की अगुवाई करने वाला समूह और एलएनटी की अगुवाई करने वाला समूह भी शामिल है। ये पहली बार है जब किसी सैटेलाइट के लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए इसरो के बाहर किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट 5 वाहनों के निर्माण के लिए होगा। साथ ही कहा जा रहा है कि 3 एंटिटीज ने 30 जुलाई को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी की गई आरएफपी के जवाब में अपनी बोलियां जमा कर दी है। NSIL अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाली एक अंतरिक्ष PSU है। इसे शुरू में इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा के रूप में माना गया, बाद में लॉन्च वाहनों के उत्पादन, सैटेलाइट के मालिक होने आदि का अधिकार इसे दिया गया। यही नहीं, आपको बता दें कि 3 एंटिटीज में एक HAL और L&T का कंसोर्टियम भी है, दूसरा अडानी अल्फा डिजाइन, BL और BML का कंसोर्टियम है, जबकि BHEL ने एक सिंगल फर्म के रूप में बोली लगाई है। DOS ने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट न केवल सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा बल्कि हर साल अधिक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की इसरो की क्षमता को भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।